जब हम स्टॉक मार्केट में दोस्तों ट्रेडिंग करते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना। क्या सारे ट्रेड्स में प्रॉफिट होगा? एब्सोल्युटली नॉट। लेकिन हम ऐसी स्ट्रेटजी ऑफ कोर्स बना सकते हैं जिसमें कंसिस्टेंट प्रॉफिट की दिशा में हम काम करें। जो ट्रेड हमारे सफल हो उसमें प्रॉफिट बड़ा होना चाहिए और जो ट्रेड असफल हो उसमें हमारा लॉस कम होना चाहिए। और यही है दोस्तों ट्रेडिंग करने का सीक्रेट। अब ट्रेडिंग करने के लिए दो एलिमेंट अत्यंत आवश्यक हैं जो एक इंडिविजुअल ट्रेडर के स्किल को तय करेंगे कि उनका स्किल क्या है, और वो डिसाइड करेगा कि क्या वो कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। पहला है दोस्तों कि वो टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर प्राइस एक्शन को, मोमेंटम को, वोलेटिलिटी को कितना बेहतर तरीके से समझते हैं। इसका मतलब टेक्निकल एनालिसिस के अलग अलग एलिमेंट्स जो हैं उनकी जानकारी होना और एनालिसिस करते समय बैक ऑफ द माइंड जो अंडरलाइन डॉक्ट्रिन्स हैं चार्ल्स एस डाउ के, उनका दिमाग में होना। और सेकंड एलिमेंट है दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट, क्योंकि हर ट्रेड जो हम लेते हैं वो सफल होगा अथवा ये सफल नहीं होगा ये हमें नहीं मालूम है। हम तो प्रोबेबिलिटी के आधार पर जो टेक्निकल एनालिसिस के इनपुट्स हमें दिशा दिखा रहे हैं उस पे अपने डिसीजन को बेस कर रहे हैं। यस, डिसीजन लेते समय हम थॉरो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं लेकिन फिर भी ट्रेड असफल होते हैं, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट अत्यंत आवश्यक है। अब दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट है क्या? रिस्क मैनेजमेंट को ब्रॉडली हम ब्रॉडर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला, रिस्क को आइडेंटिफाई करना। दूसरा, रिस्क को आइडेंटिफाई करने में के बाद में उसको इवैल्यूएट करना। और तीसरा दोस्तों, रिस्क को मैनेज करना, क्योंकि रिस्क को हम अवॉइड नहीं कर सकते। दुनिया का कोई भी बेहतरीन से बेहतरीन ट्रेडर भी रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता, लेकिन उसका रिस्क का असेसमेंट कितना करेक्ट है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब रिस्क कब अराइज होता है कि जब स्टॉक जो है जिसका हमने चयन किया है ट्रेडिंग करने के लिए वो हमारी दिशा के अगेंस्ट में मूव करने लगता है। वैसी सिचुएशन में अगर हमने रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया है तो ट्रेड हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमें मालूम नहीं है कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में जिसमें हम प्रॉफिट कमाने की इच्छा रख रहे हैं उसमें मैक्सिमम लॉस होने की क्या संभावना हो सकती है और क्या उस रिस्पेक्ट में प्रॉफिट मिलने की संभावना है या अथवा नहीं है। Hence, anticipating such kind of risk is a matter of skill based on technical analysis on the price chart. तो दोस्तों चलिए आज इस सब्जेक्ट पे डिटेल चर्चा करते हैं और मैं पहले आपको बेसिक एलिमेंट्स के बारे में बताऊंगा रिस्क मैनेजमेंट के, कि कैसे हम मैनेज कर सकते हैं रिस्क को जब हम ट्रेडिंग करते हैं स्टॉक मार्केट में। और उसके बाद प्राइस चार्ट में हम चलकर एक बहुत प्रिसाइज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बताएंगे और आपको ये बताएंगे कि किस सिचुएशन में हम क्या हमें करना चाहिए। तो अंत तक देखते रहिएगा और वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए दोस्तों सीखते हैं। दोस्तों हम रिस्क मैनेजमेंट के सब्जेक्ट के ऊपर में चर्चा की शुरुआत करें उसके पहले अगर आपको इस ट्यूटोरियल का अल्टीमेट बेनिफिट उठाना है तो आपको एक सजेशन देना चाहूंगा ताकि आपकी ट्रेडिंग इंप्रूव हो सके, और वो है कि आज जो भी टॉपिक्स पे चर्चा होगी आप उसे एक नोट बनाएंगे। वीडियो देखने के बाद जरूरत पड़े तो रिपीट करके इस वीडियो को देखें और आपको वो उन चीजों को नोट करना है जो आपके ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा नहीं है, और उसको इस ट्यूटोरियल वीडियो के बाद उसका एडवांटेज उठाने के लिए आपको अपने ट्रेडिंग प्लान का एक अहम हिस्सा बनाना होगा, क्योंकि वो मिसिंग लिंक है और वो मिसिंग लिंक आपको आज मिल जाती है और आप उसे अपने ट्रेडिंग प्लान का हिस्सा बनाते हैं तो आपकी ट्रेडिंग में
अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आ सकता है और कंसिस्टेंट प्रॉफिट की दिशा में जो किसी भी ट्रेडर का सपना है, उद्देश्य है, तो उस दिशा में एक पॉजिटिव कदम होगा। अब रिस्क मैनेजमेंट को समझने के लिए सबसे पहले हमें रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। दोस्तों, मार्केट की साइकोलॉजी एक अहम रोल अदा करती है, क्योंकि मार्केट में कॉन्स्टेंटली बुल्स एंड बेयर्स के बीच में एक लड़ाई चल रही है, फाइट चल रही है। कभी बुल्स हावी होते हैं, कभी बेयर्स हावी होते हैं, और इसीलिए रिस्क क्रिएट होता है मार्केट में। तो रिस्क को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? पहले तो थॉरो एनालिसिस प्राइस चार्ट पे हमें करनी पड़ेगी, इसके अलावा कोई शॉर्टकट नहीं है। एंड थॉरो एनालिसिस से मेरा तात्पर्य है कि हमें चार्ट के ऊपर में प्राइस एक्शन एनालिसिस के आधार पर वैल्यू एरिया को, एरिया ऑफ वैल्यू को मार्क करना पड़ेगा, जो फोकस ऑफ इंटरेस्ट है बेयर्स के लिए भी और बुल्स के लिए भी। अगर आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं तो आपके दुश्मन जो है वो बेयर्स है, और अगर आप शॉर्ट ट्रेड ले रहे हैं तो आपके दुश्मन जो है वो बुल्स है। इसलिए इन दोनों लोगों का आपको चार्ट के ऊपर में वो एरिया ऑफ वैल्यू को मार्क करना अत्यंत आवश्यक है, और वो रिस्क का एरिया है, आप किस प्रकार के ट्रेडर हैं वो तय करेगा। इसके अलावा दोस्तों, रिस्क को इवैल्यूएट करना। अब रिस्क को इवैल्यूएट करने के लिए स्टॉक का चयन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है दोस्तों। ट्रेडिंग रिस्क को इवैल्यूएट करने से तात्पर्य है दोस्तों कि स्टॉक के परफॉर्मेंस को समझना। यस दोस्तों, स्टॉक के परफॉर्मेंस को समझना कि हिस्टोरिकली वो स्टॉक ने कैसा परफॉर्म किया है। और सबसे आसान तरीका क्या हो सकता है? दो तरीके हो सकते हैं। अब वो दो एलिमेंट क्या है? पहला एलिमेंट है कि स्टॉक का अल्फा। अगर कोई स्टॉक का अल्फा पॉजिटिव है, इसका तात्पर्य क्या है कि वो बेंचमार्क इंडेक्स को या जो भी कंपैरेटिव इंडेक्स है उसको आउट परफॉर्म कर रहा है। इसका मतलब उसमें रिस्क एलिमेंट जो है वो कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि उसमें आउट परफॉर्म करने की क्षमता है अगर आप लॉन्ग ट्रेड ले रहे हैं तो। दूसरा है दोस्तों बीटा। अब बीटा क्यों इंपॉर्टेंट है? बीटा डायरेक्टली लिंक्ड है वोलेटिलिटी से। इसका तात्पर्य है अगर किसी स्टॉक का बीटा अधिक है, खास करके 1 के ऊपर है, तो इसका मतलब वो बेंचमार्क इंडेक्स से ज्यादा वोलेटाइल है। अगर वो ज्यादा वोलेटाइल है तो हम रिस्क ज्यादा ले रहे हैं दोस्तों। तो हमें स्टॉक का चयन ऐसा करना है कि प्रेफरेबली वो पॉजिटिव अल्फा रहे, एटलीस्ट 1 ईयर के पर्सपेक्टिव में, और उसका बीटा जो है 1 ईयर का 1 या उससे कम रहे तो बेहतर होगा दोस्तों। अब इसके अलावा दोस्तों आता है अगला इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कि कॉमन रिस्क मैनेजमेंट के जो टूल हैं उन्हें समझना बहुत जरूरी है कि वो क्या स्ट्रैटेजीज है जो कॉमनली अडॉप्ट की जाती है दुनिया भर में। तो पहला है दोस्तों कि हमारी जो ट्रेडिंग पोजीशंस होती हैं उसको ऑप्टिमाइज करना। अब इसे हम समझेंगे अभी थोड़ी देर में कि किस तरह से, मेरा तात्पर्य इसका क्या है कि हाउ टू ऑप्टिमाइज दी ट्रेडिंग पोजीशंस। इसके अलावा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस दोस्तों रैंडम तरीके से सेलेक्ट नहीं करना है, उसके पीछे में थॉरो स्टडी होना चाहिए प्राइस चार्ट के ऊपर में, और वो टेक्निकली साउंड होना चाहिए। जब हम टेक्निकली साउंड स्टॉप लॉस सेलेक्ट करते हैं तो उसके मार्केट के नॉइजेस में उड़ने की संभावना कम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि फिर भी नहीं उड़ेंगे, हम पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसके बाद आता है दोस्तों ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। जैसे जैसे प्राइस हमारी दिशा में मूव करने लगी, जिस दिशा में मूव करने की आशा हमने की थी, अगर हमने लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट किया है तो अगर प्राइस ऊपर जाने लगी, या शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया है तो प्राइस नीचे गिरने लगी, तो अब एलिमेंट आता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी टेक्निकली करेक्ट होना चाहिए, रैंडम तरीके से सेलेक्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारे में वो इमोशनल फियर आ गए हैं कि अरे मैं तो जो भी पैसा कमाया हूं गवा सकता हूं। तो हमको टेक्निकली करेक्ट स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का चयन करना है। इसके अलावा दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1% रूल एंड 2% रूल को, जैसे इन्वेस्टिंग रूल या ट्रेडिंग रूल भी बोलते हैं, उसको दिमाग में रखना अत्यंत आवश्यक है।
अब दोस्तों, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द ट्रेड में हम जितना टेक्नोलॉजी को, आज हम ऐसे ईरा में काम कर रहे हैं जहां टेक्नोलॉजी का सपोर्ट हमें बहुत मिल रहा है। हम कोई ऐसे स्टोन एज में काम नहीं कर रहे हैं जहां पर टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। अगर हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो ये हमारी मिस्टेक है, हमारी कमी है, और इसे क्राइसिस बोल सकते हैं दोस्तों, जो हमने अपने लिए उस क्राइसिस को इन्वाइट किया है। तो इसके अलावा दोस्तों, हमें जब भी ट्रेडिंग में करने के पहले और पोजीशन को इनिशिएट करने के पहले चार्ट को हम देखते हैं तो अवॉइड करना चाहिए ऐसे ट्रेड सेटअप्स को जो क्लियर नहीं है, जिसमें डाउट है, जिसमें इनफ कॉन्फ्लुएंस नहीं मिल रहा है। अब 4-5 कॉन्फ्लुएंस भी अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप अपने आप से पूछिए कि अगर आप अपने आप को 4 या 5 कॉन्फ्लुएंस एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं तो उस पोजीशन को आप छोड़ दीजिए, इनिशिएट मत कीजिए। क्योंकि आप स्वयं को जब 4 और 5 कॉन्फ्लुएंस को बता नहीं पा रहे हैं तो उस ट्रेड को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये क्लियर है कि आपको क्लैरिटी नहीं है उस एनालिसिस के प्रति। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट है इवैल्यूएटिंग रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो ट्रेड को इनिशिएट करने के पहले। कई लोग ट्रेड को इनिशिएट कर देते हैं क्योंकि वो स्टॉक वैल्यू एरिया में आया है, किसी क्रिटिकल मूविंग एवरेज से बाउंस बैक कर रहा है, किसी सपोर्ट एरिया से बाउंस बैक कर रहा है, और या फिर किसी में ब्रेकआउट हुआ है। बट वो उस समय पे ये नहीं देखते कि हमें जो हम रिस्क ले रहे हैं उसमें रिवार्ड जो है वो प्रॉपर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर हम 1,000 रुपए का रिस्क ले रहे हैं और 1,000 के प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, इट इज अ बैड ट्रेड। तो ट्रेड को इनिशिएट करने के पहले मिनिमम एक्सपेक्टेड टारगेट क्या निकल के आ रहा है, टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर उसे इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है। और अगर 1:2 से कम रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल रहा है तो उस ट्रेड को छोड़ देना बेहतर होगा दोस्तों। अब इसके अलावा दोस्तों, जितना हम ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज को अडॉप्ट करेंगे, इसका मतलब जो प्रिवेलिंग मार्केट ट्रेंड चल रहा है उस दिशा में हम ट्रेडिंग पोजीशंस को लेंगे और अपॉर्चुनिटी को उस दिशा में तलाश करेंगे, पेशेंटली धैर्य के साथ इंतजार करेंगे उस अपॉर्चुनिटी का, उतना हमारा रिस्क इन्वॉल्वमेंट कम हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों समझना बहुत जरूरी है ट्रेडिंग पोजीशन ऑप्टिमाइजेशन से हमारा तात्पर्य क्या है। पहला तो क्या है दोस्तों कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेक्टर्स अभी प्ले में है, क्योंकि समय समय पे सेक्टर रोटेशन प्ले में रहते हैं, और वो सेक्टर रोटेशन जो प्ले में है, जो आज की डेट में प्ले में है, उनके सेक्टर के स्टॉक में ट्रेडिंग करने से सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो हमें स्टॉक उन सेक्टर से तो टॉप डाउन अप्रोच अडॉप्ट करनी है, पहले सेक्टर की एनालिसिस करनी है, फिर उस सेक्टर में सही स्टॉक का चयन करना है, और उसके बाद आता है उसके जो स्टॉक हमने चयन किया है उस स्टॉक की थॉरो प्राइस एक्शन की स्टडी प्राइस चार्ट पे करना, और उसका बीटा चेक करना, क्या उसका बीटा तो अधिक नहीं है, क्या वो बहुत अधिक वॉलेटाइल तो नहीं है, जिससे हम अपने रिस्क को कंट्रोल में रख सकते हैं। और उसके बाद रिस्क टू रिवार्ड रेशियो निकालना बिफोर एंटरिंग इनटू दी, इसे बोलते हैं ट्रेडिंग पोजीशन को ऑप्टिमाइज करना। अब दोस्तों आता है स्टॉप लॉस मैनेजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेडिंग का जो रिस्क मैनेजमेंट का एलिमेंट है उसका एक अहम हिस्सा है स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस को पहले हम इनिशियल स्टॉप लॉस को थॉरली डिसाइड करेंगे टेक्निकल एनालिसिस के इनपुट्स के आधार पर, और उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी हम एडवांस में बना के रख सकते हैं कि कैसी कैसी सिचुएशन आने वाले समय में इमर्ज होने वाली है प्राइस एक्शन के अनुसार। ऐसा नहीं है कि रैंडम तरीके से हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मैनेजमेंट करें और ऊपर जाके फिक्स हो जाए कि अब हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या रहना चाहिए, क्योंकि हमें क्लैरिटी नहीं है उस एनालिसिस की ट्रेड को इनिशिएट करने के पहले, और ये इसी कारण से ऐसा होता है दोस्तों। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि जो हम पैसे कमाए हैं उसे हम प्रिजर्व कर सके। अब दोस्तों आता है 1% एंड 2% ट्रेडिंग रूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आपका ट्रेडिंग कैपिटल जो है
वो आपका ऑक्सीजन है। ये ट्रेडिंग कैपिटल जो है ना दोस्तों, वो ऑक्सीजन है। अगर वो खत्म हो गया तो आपकी ट्रेडिंग की जो लाइफ है वो खत्म हो जाती है। और इसीलिए उस ट्रेडिंग कैपिटल का बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करना, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मनी मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल कि हमारे पास 5 लाख का ट्रेडिंग कैपिटल है, 2 लाख का है, 10 लाख का है, 1 करोड़ का है, दैट डजंट मैटर। क्वेश्चन इज कि जो भी हमारा ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को हम कितना बेहतर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। टेकिंग रिस्क इन अ ट्रेड, अगर हम किसी भी इंडिविजुअल ट्रेड में 2% से अधिक ट्रेडिंग कैपिटल का रिस्क लेते हैं तो वो सुसाइडल हो सकता है। यह समझना अत्यंत आवश्यक है। और फिक्स्ड परसेंटेज रूल को फॉलो करना है। स्टैंडर्ड ग्लोबल प्रैक्टिस जो है वो है 1% to 2%। अब आपको इनिशियली फिक्स करना है कि आप कितने परसेंट पे काम करें। अगर आपने फिक्स कर लिया कि मैं 2% में काम करूंगा, तो ऐसा नहीं है कि 3 ट्रेड आपके फेल हो गए तो अब डर आपके अंदर में आ गया, तो नहीं अब मैं 2% में नहीं करता, अब मैं 1.5% में करता हूं। और जब आपने 1.5% में किया और वही ट्रेड आपका सफल हो गया, तो जितने पैसे कमाने थे उतना आपने नहीं कमाया। तो दोस्तों ये फिक्स कर लें, 1% पे करेंगे, 1.5% पे करेंगे कि 2% पे करेंगे, इट इज अप टू यू। एंड राइट पोजीशन साइजिंग, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट एक इज ऑल अबाउट कि किस तरह से हम अपने मैक्सिमम रिस्क को कैप करते हैं, कि हमारा इस ट्रेड में इतने रुपए से ज्यादा का नुकसान होगा ही नहीं, ये पहले हम तय कर लेते हैं। ये एक बिजनेस है दोस्तों। जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं उस बिजनेस में, उस बिजनेस का रिस्क असेसमेंट करते हैं। तो इसमें रिस्क असेसमेंट करने के बाद अगर एक लेवल के बाद में आपका रिस्क से ज्यादा पर ट्रेड में हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बैड मैनेजमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट प्लेस पे नहीं है। अब दोस्तों, एग्जीक्यूशन एंड मॉनिटरिंग ट्रेड यूजिंग टेक्नोलॉजी। आज का जमाना टेक्नोलॉजी का है, तो ट्रेड में एंट्री करने के लिए जीटीटी ऑर्डर का इस्तेमाल करें, ट्रेड को मैनेज करने के लिए, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मैनेज करने के लिए जीटीटी ऑर्डर का इस्तेमाल करें। दैट इज द सिंपलेस्ट वे, ताकि आपके ट्रेड आपके कंट्रोल में रहें और डिजास्टर होने से आप मार्केट में अपने आप को बचा पाए। अब दोस्तों, जो ट्रेडिंग पोजीशन चार्ट को एनालिसिस करने के बाद आपको लगता है कि ये अनक्लियर है, चीजें क्लियर नजर नहीं आ रही हैं, तो लैक ऑफ इनफ कॉन्फ्लुएंस। अगर आप अपने आप को चार या कॉन्फ्लुएंस नोट नहीं कर सकते हैं, आप अपने ट्रेडिंग जर्नल में एंटर नहीं कर सकते हैं, छोड़ दीजिए उस ट्रेड को। इसका मतलब आपको क्लैरिटी नहीं है उसके प्राइस एक्शन के बारे में, और इसीलिए वो रिस्की ट्रेड हो सकता है। इसके बाद कई बार क्या होता है कि ट्रेड सेटअप, जब आप प्राइस एनालिसिस करते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, तो आपको कन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स मिलते हैं, 2 डिफरेंट इंडिकेटर्स में कॉन्फ्लिक्टिंग सिग्नल्स मिलते हैं। ऐसे ट्रेड सेटअप को छोड़ देना बेहतर होता है। मार्केट में जब ट्रेंड साइडवेज होता है तो संभावना ऊपर जाने की भी होती है, नीचे जाने की भी होती है, प्रोबेबिलिटी उसकी असेस करना मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे ट्रेड को छोड़ देना अत्यंत आवश्यक होता है। अब इसके अलावा दोस्तों, इवैल्यूएटिंग रिस्क टू रिवार्ड रेशियो बिफोर इनिशिएटिंग अ ट्रेड। ट्रेड को लेने के पहले इसे असेस करना बहुत जरूरी है। पहला, नेवर एंटर अ ट्रेड इफ आपको एज ए ट्रेडर रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2 से कम मिलता है। ट्रेड इनिशिएट करने के पहले ही अगर आपको रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2 से कम मिल रहा है, तो किस बात के लिए ट्रेड लेना है? हमारा चीफ एम क्या है? कंसिस्टेंट मार्केट में पैसा कमाना। चीफ एम ट्रेड करना नहीं है, ये सोचना बहुत जरूरी है दोस्तों। और इसीलिए कैलकुलेट करना बिफोर एंटरिंग इनटू द ट्रेड बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और क्या कैलकुलेट करना है कि हमें प्रिसाइज एंट्री हमारी क्या होगी। और ये सारी एनालिसिस दोस्तों जो मार्केट बंद हो तब की जाती है।
अगले दिन हमें ट्रेड में एंटर करना है तो उसके पहले दिन मार्केट जब क्लोज्ड है तब हम एनालिसिस करते हैं कि हमारे अगले दिन प्रिसाइज एंट्री क्या होगी ताकि हम जीटीटी ऑर्डर क्रिएट कर सकें। स्टॉप लॉस प्रिसाइज क्या होगा, तभी तो दोस्तों हम रिस्क निकाल पाएंगे। एक शेयर में हम रिस्क कितना ले रहे हैं, एंट्री प्राइस माइनस स्टॉप लॉस हमारा रिस्क हो जाएगा पर शेयर, और मिनिमम एक्सपेक्टेड टारगेट को निकालना और उससे चेक करना कि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:2 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, ट्रेड को छोड़ देना है, मार्केट में सेवरल अपॉर्चुनिटीज आएंगी। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है कि समझना कि अभी तक जो चर्चा हुई, अभी हम चार्ट पे चलेंगे और आपको एक प्रिसाइज स्ट्रेटजी हमने बनाई है जो आपके साथ मैं शेयर करूंगा चार्ट के ऊपर में, तो उसे समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। लेकिन इसका चर्चा का आज कंक्लूजन क्या निकलता है कि एनालिसिस करने की स्किल डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हमारी जितनी एनालिसिस की स्किल अच्छी होगी, प्राइस चार्ट को, प्राइस एक्शन को समझने की, मोमेंटम स्टडीज की, वोलेटिलिटी की स्टडी करने की, उतनी हमारी एक्यूरेट होने की संभावना बढ़ जाएगी। दूसरा दोस्तों, साउंड रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना, जिसकी चर्चा अभी हमने की दोस्तों। हमेशा हमें याद रखना है जो प्रॉफिट है दोस्तों, प्रॉफिट हमेशा बाई प्रोडक्ट है दो चीजों का, एक इंडिविजुअल ट्रेडर के नॉलेज एंड स्किल का एंड दूसरा रिस्क मैनेजमेंट का। अगर ये दो एलिमेंट इन प्लेस है तो कंसिस्टेंट प्रॉफिट स्टॉक मार्केट में कमाना किसी भी मार्केट कंडीशंस में मुमकिन है। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट है समझना, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं जो हम चार्ट पे चलेंगे और इसी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे। वो है दोस्तों कि अगर एक स्टॉक है जिसमें बाई एंट्री प्राइस है 2091.8, ये मैंने एनालिसिस करके निकाली है दोस्तों, तो 2091.8 उसकी प्रिसाइज एंट्री प्राइस है। स्टॉप लॉस उसका कैलकुलेट हो रहा है एनालिटिकल इनपुट्स के आधार पर 1901। इसका मतलब रिस्क पर शेयर हम कितना ले रहे हैं, 2091.8 माइनस 1901, सो 190.8 का हम रिस्क ले रहे हैं पर शेयर, और हमारा जो टारगेट निकल रहा है वो निकल रहा है 2688। तो इसका मतलब अगर मेरा टारगेट हिट होता है तो पोटेंशियल प्रॉफिट कितना है, होगा नहीं होगा ये सेपरेट इशू है। तो पोटेंशियल प्रॉफिट कितना है, 2688 टारगेट माइनस एंट्री प्राइस 2091.8, तो आता है 597। अब दोस्तों रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कितना निकला, 1:3.12। तो ये फेवरेबल रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है। इसका मतलब अगर हम रिस्क जो ले रहे हैं उससे 3 गुना से भी अधिक प्रॉफिट करने की संभावना है। अब रिस्क मैनेजमेंट कैसे करेंगे, थ्रू पोजीशन साइजिंग। तो दोस्तों पोजीशन साइजिंग यहां पर आप देखिए, ट्रेडिंग कैपिटल हम मान के चल रहे हैं हमारा 2 लाख रुपए है और हम 2% रिस्क लेना चाहते हैं 2 लाख रुपए पे इस ट्रेड को इनिशिएट करने के लिए। तो 2% कितना हुआ, 2 लाख का 4000 रुपए हुआ। तो अब हम क्वांटिटी निकालेंगे कि इस ट्रेड में एनालिसिस के इनपुट के आधार पे हमारी क्वांटिटी कितनी हमें बाई करनी चाहिए इस लॉन्ग ट्रेड में। तो अब कितना हो गया, 4000 रुपए इस ट्रेड में हम रिस्क लेना चाहते हैं और एक शेयर में हम रिस्क आ रहा है 190.8 का, तो 4000 डिवाइडेड बाई 190.8 इज इक्वल टू आ गया 20.96 शेयर हम इसके बाई कर सकते हैं। अब फ्रैक्शनल बाइंग इंडियन स्टॉक मार्केट में परमिशन नहीं है, तो हम उसे राउंड ऑफ कर देंगे से 21 शेयर्स हम इस स्टॉक पे परचेज करेंगे। तो चलिए दोस्तों इस ट्रेड में प्राइस चार्ट पर चलते हैं और इस ट्रेड सेटअप को हम चर्चा करते हैं और किस तरह से आने वाले समय के लिए हम आगे के बारे में भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की पॉसिबिलिटी को इनिशिएट करने के पहले ही तय करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। स्ट्रेट अवे लेट अस गो टू द प्राइस चार्ट। अब दोस्तों हम रेफर कर रहे हैं प्राइस चार्ट को, ये बेसिकली दीपक नाइट्राइट का प्राइस चार्ट है और क्लियर कट ये हायर हाइज एंड हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर है। मींस ये एक ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए अच्छा स्टॉक नजर आ रहा है। अब यहां पर गौर करने वाली बात है कि इस जगह पे प्राइस को देखें
तो प्राइस ने कई लंबे समय तक रेंज बाउंड कंसोलिडेशन किया। तो इस तरह के स्टॉक में जब हम ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटजी बनाते हैं तो दो संभावनाएं बनती हैं। एक तो बाउंस बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की संभावना है और दूसरी ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की संभावना है। अब इस जगह पे दोस्तों क्या होता है कि कई बार हम कुछ प्रिकॉशन नहीं लेते हैं, मैं उसकी चर्चा कर रहा हूं ताकि आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने के तरीके में कुछ इंप्रूवमेंट ला सके। अब दोस्तों यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ये प्राइस जब यहां कंसोलिडेट हो रही थी, प्राइस ने यहां सपोर्ट लिया, ये अच्छी बात थी क्योंकि पहले यहां प्राइस का रेजिस्टेंस था, यहां प्राइस ने सपोर्ट लिया, EMA 21 का भी कॉन्फ्लुएंस था। फिर प्राइस में यहां रेजिस्टेंस देखा गया और फिर प्राइस ने करेक्ट किया, यहां सपोर्ट लिया, फिर प्राइस ऊपर गई, यहां सपोर्ट लिया। तो ये तीसरे टच पॉइंट के पास में जब बाउंस बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की संभावना बनती है तो यहां पर कोई हमें बुलिश कैंडल नहीं मिला, लेकिन इस जगह पे देखिए हमें एक वन वाइट सोल्जर मिला। क्या हमें यहां पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इनिशिएट करनी चाहिए क्योंकि ये बाउंस बैक नजर आ रहा है और EMA 21 के ऊपर में क्लोज हो रहा है? तो दोस्तों इस जगह पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाना या लॉन्ग ट्रेड को इनिशिएट करना ठीक नहीं होगा। उसका कारण मैं बताता हूं, क्योंकि यहां पर कई चीजें कंफ्लिक्टिंग है। एक तो यहां पे अगर हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इनिशिएट करते हैं तो इमीडिएटली ये हॉरिजॉन्टल लाइन का रेजिस्टेंस है, तो बहुत पास में ही रेजिस्टेंस है, तो रिस्क टू रिवार्ड रेशियो नहीं मिलेगा। इसके अलावा इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखें, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, और यहां इसका ब्रेकडाउन हुआ है तो इसका ये ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस आसान रेजिस्टेंस नहीं था, ये रेजिस्टेंस एक ऐसा था जहां पर कॉन्फ्लुएंस थे रेजिस्टेंस के रूप में। तो इस जगह पे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को इनिशिएट करना इस कैंडल के हाई के ऊपर में एक गलत डिसीजन होता है। इसके अलावा अगर हम यहां पर थोड़ा सा मोमेंटम इंडिकेटर को भी स्टडी करने की कोशिश करें तो यहां पर ध्यान से देखिए, इस जगह पे जब बाउंस बैक हुआ था तो MACD के ऊपर में अभी भी बेरिश सिग्नल ही था, बुलिश सिग्नल नजर नहीं आ रहा था। RSI के ऊपर में एक बुलिश स्विंग ब्रेकआउट नजर आ रहा था, तो RSI पॉजिटिव नजर आ रहा था, MACD नेगेटिव नजर आ रहा था। तो इसका मतलब कन्फ्लिक्ट हो गया और प्राइस एक्शन से इमीडिएट रेजिस्टेंस है, तो इसलिए हम ट्रेड को अवॉइड करेंगे। अब दोस्तों इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद में ये ब्रेकआउट कैंडल बनी, क्या हमें इस ब्रेकआउट कैंडल पर ट्रेड को इनिशिएट करना चाहिए? तो मेरा आंसर फिर से नो है। अब उसका रीजन मैं बताता हूं। जहां तक सपोर्टिंग इंडिकेटर का सवाल है, ये जब ब्रेकआउट हुआ तो इस ब्रेकआउट को देखें, इस रेंज का ब्रेकआउट इस जगह पे हुआ तो उस समय पे RSI ठीक नजर आ रहा था, मोमेंटम अच्छा नजर आ रहा था। अब यहां पर देखें MACD जो था वो भी पॉजिटिव नजर आ रहा था, लेकिन प्राइस एक्शन, प्राइस ही तो सुप्रीम है दोस्तों, प्राइस भगवान छे। तो यहाँ पे प्राइस में देखें तो इस ट्रेंड लाइन का जो एक रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करना चाहिए था, क्या इसका डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ? एब्सोल्युटली नहीं हुआ। उसकी आधी कैंडल जो है ट्रेंड लाइन के नीचे है। इसके अलावा इमीडिएट यहां पर प्राइस का रिजेक्शन है, एक रेजिस्टेंस के रूप में साबित होगी, और वैसा हुआ भी दोस्तों, यहां मल्टीपल रेजिस्टेंस हमें मिला। लेकिन जब फाइनली यहां पर आप देखिए एक ब्रेक अवे गैप के साथ में फॉर्मेशन हुआ, मासिव सर्ज इन दी वॉल्यूम देखा गया और ब्रेक अवे गैप एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल था, और ये ट्रेंड लाइन जो रेजिस्टेंस थी इसका डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन रेजिस्टेंस थी इसका डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ, मासिव सर्ज इन दी वॉल्यूम हुआ। सपोर्टिंग इंडिकेटर को अगर इस जगह पे देखेंगे तो यहां पर आपको MACD में बुलिश क्रॉसओवर नजर आ रहा है, पॉजिटिव हिस्टोग्राम्स है, और इसके अलावा RSI भी देखिए पॉजिटिव टेरिटरी में जाता हुआ नजर आया। स्विंग लो के बाद में ये 60 के ऊपर में चला गया और इसका 60 के ऊपर में स्विंग ब्रेकआउट हुआ। तो ये सही जगह थी ट्रेड को इनिशिएट करने की। ये जो कैंडल बनी इसके हाई के ऊपर में हम बाय लिमिट स्टॉप ऑर्डर के बारे में सोच सकते थे, लेकिन बाय लिमिट स्टॉप ऑर्डर के पहले हमें क्या देखना है कि क्या इसमें एक रिस्क टू रिवार्ड मिलने की संभावना है कि नहीं। तो थोड़ा सा पहले के प्राइस एक्शन में जाते हैं। एक तो यहाँ पर राउंडिंग पैटर्न जो बना है
तो ये अपने आप में कप एंड हैंडल है, तो कप एंड हैंडल का तो टारगेट बहुत बड़ा नहीं आ रहा है, लेकिन इस जगह देखें ये मासिव अपसाइड मूव के बाद में यहां बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ था, और ये ब्रेकआउट भी जो हुआ था गैप अप ओपनिंग के साथ हुआ था दोस्तों, बहुत सिग्निफिकेंट था। उसके पहले बुलिश पिन बार बनी थी, उसके बाद प्राइस ने कंसोलिडेट किया फ्लैग के अपर फाइबर पे, और उसके बाद में ब्रेकआउट हुआ, सब्सटैंशियल राइज इन दी वॉल्यूम देखा गया। तो ये अगर पोल है, मासिव पोल है और ये फ्लैग है, तो इसके अनुसार अगर हम टारगेट निकालते हैं तो टारगेट कहां निकल के आता है दोस्तों, ये टारगेट आता है 2688, जो 100% एक्सपांशन है। तो ये टारगेट आ गया हमारा, तो हमारी दो चीजें फिक्स हो गई, 2688 एंड बाई हो गया 2091.80, क्योंकि ये जो रेफरेंस कैंडल है इसके ऊपर में हम एंट्री सेट करेंगे। अब दोस्तों हमें सोचना है स्टॉप लॉस। अब स्टॉप लॉस के बारे में देखें तो प्राइस ने कई दिनों तक यहां पर कंसोलिडेट किया, ये जो ब्रेकआउट हुआ इसमें प्राइस ने कंसोलिडेट किया, और ये लेवल क्या निकल के आ रहा था, 1960 का लेवल निकल के आ रहा था। तो अगर हम इसके ये अब सपोर्ट के रूप में काम करना चाहिए, साथ में ये ब्रेक अवे गैप के साथ में कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है, तो अब हम क्या करेंगे, इस लेवल से 1 ATR नीचे अपने स्टॉप लॉस को रखेंगे। तो अब ATR इंडिकेटर को देखते हैं कि ब्रेकआउट के दिन में ये कहां पर था, तो ब्रेकआउट के दिन में इसकी वैल्यू थी 57.35, तो 58 इसको राउंड ऑफ करके पकड़ लेंगे, और ये जो लेवल है इससे 1 ATR नीचे जो नया अब सपोर्ट बना है उससे 1 ATR नीचे हमारा स्टॉप लॉस 1901 आ गया। अब दोस्तों हमें रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल गया 1:3 से ऊपर, तो ये ट्रेड तो अच्छा हो गया। अब आगे आने वाले समय में हमें प्राइस एक्शन को देखना है कि यहाँ पे बैक में जाइए, ये ट्रेंड लाइन देखिए, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट, तो ये एक एस्टैब्लिश ट्रेंड लाइन थी, और ये एस्टैब्लिश ट्रेंड लाइन जो थी ये एक अप ट्रेंडिंग मूव को इंडिकेट कर रही थी। तो ये ट्रेंड लाइन को हम प्राइस में एक्सटेंड कर देंगे, और आप देखिए ये ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करके रखा गया है चार्ट पर, और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में हमारा ये रेफरेंस हो जाएगा कि अगर हमें इसे ट्रेंड को राइड भी करना है तो ये ट्रेंड लाइन का जब भी ब्रेकडाउन होगा तो उसमें कोई इफ एंड बट वाली बात नहीं है, मुझे इस ट्रेड से निकल जाना है प्रॉफिट बुक करके। अब देखिए यहां पर ये टारगेट यहां पर जो हमने बनाया था ये अचीव हुआ, और ये खतरा यहां पे नजर आया, काफी दिनों तक प्राइस कंसोलिडेट करती रही थी, लेकिन हमने तो तय किया था इस ट्रेंड लाइन के ऊपर में निकलने का। अब देखिए प्राइस में इस जगह पे हम क्या करते, इस ट्रेंड लाइन से 1 ATR नीचे स्टॉप लॉस रखते, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अब इस कैंडल को देखें, जो ये कैंडल यहां पर 22 अक्टूबर को बनी, एक स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन हुआ, और ट्रेडिंग जो है इस ट्रेंड लाइन के नीचे हुई। और स्पिनिंग टॉप क्या इंडिकेट करता है मार्केट की साइकोलॉजी को, अ साइन ऑफ अ कंफ्यूजन। अब साइन ऑफ कंफ्यूजन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इस जगह पे अगर ध्यान से देखें तो ये यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट है, और इसका अगर ब्रेकडाउन होता है तो बड़े करेक्शन की आशा को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। अब तो ये कैंडल जब बनी 22 अक्टूबर की, तो हमें अपने स्टॉप लॉस को बहुत टाइट कर देना है। इस कैंडल का जो लो है उससे थोड़ा सा नीचे, 1 आध रुपए नीचे हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और लो जो था वो 2381.15 था, तो 2381 पर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा। या हम ये टारगेट अचीव हुआ, टारगेट पे निकल जाए तो 2688 पे निकलेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे निकलेंगे तो दोस्तों हम निकलेंगे 2381 पे। तो इन एनी केस हमने एक अच्छा प्रॉफिट कमाया दोस्तों। मैं बार बार चैनल पे बोलता हूं दोस्तों, कम ट्रेड करें, क्वालिटी ट्रेड करें, और कॉन्फिडेंस के साथ में ट्रेड करें। वो कॉन्फिडेंस तब आएगा जब आप टेक्निकल एनालिसिस के अलग अलग एलिमेंट्स पे डिटेल नॉलेज को गेन करेंगे, स्किल को हासिल करेंगे। मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको वैल्यू एडिशन देगा। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं दोस्तों अति शीघ्र